एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टार्ट करते हैं लोग। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। देखिए, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ये हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन में कैलकुलेट करते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका लिमिटिंग रिएजेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन रिएक्शन की बात बाद में करेंगे। पहले हम लोग एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। चलिए, अगर हम खाने का प्रोसेस लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए हम लोग खाने का प्रोसेस कंसीडर करेंगे। देखिए, जो खाने का प्रोसेस होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो हमारी भूख कितनी है, दूसरा हमारे सामने रोटी कितना है। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे अंदर 10 रोटी की भूख है और हमारे सामने 5 रोटी रखी गई है। हम खाना खाना शुरू किए, धीरे धीरे करके जिस मोमेंट पर वो 5 की 5 रोटियां खत्म होंगी, ठीक उसी मोमेंट पर खाने का प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि हमारे पास जितनी रोटी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। तो 5 रोटियां तो खत्म हो गई, खाने का प्रोसेस रुक गया, लेकिन क्या भूख खत्म हुई? नहीं, क्योंकि भूख तो हमें 10 रोटी की थी और हमने खाई 5 रोटी। भूख बची हुई है, रोटी खत्म हो गई, इसलिए खाने का प्रोसेस खत्म हो गया। इसलिए आप कहोगे कि यहाँ पर आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ? रोटी हुई। ठीक है, यानी कि खाने के प्रोसेस को कौन स्टॉप कर रहा है? रोटी। तो रोटी आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो ऐसे ही इसको आप समझ सकते हो। इसका उल्टा भी आप देख सकते हो। सपोज करो कि आपके अंदर 10 रोटी की भूख है और आपके सामने 15 रोटियां रख दी गई हैं। आपने खाना शुरू किया, जिस मोमेंट पर वो 10 रोटियां खत्म होंगी, ठीक उसी मोमेंट पर आपकी भूख खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपने 10 रोटी खाई, 15 में से 10 रोटी आपने खाई, तो आपकी भूख खत्म हो गई। जैसे भूख खत्म हुई, खाने का प्रोसेस रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे खाने का प्रोसेस क्यों रुक रहा है? क्योंकि आपकी भूख खत्म हो गई। 15 में से 5 रोटियां अभी भी बची हुई है। तो यहाँ पर चूंकि भूख खत्म हो गई है, इसलिए खाने का प्रोसेस रुक गया है, यानी कि अब आपकी भूख लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो हमने दो अलग अलग केस बताए। एक बार आपकी रोटी लिमिटिंग रिएजेंट हो रहा था, एक बार आपका भूख लिमिटिंग रिएजेंट हो रहा था। कहने का मतलब ये है, किसी भी प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को आप लिमिटिंग रिएजेंट कहते हो। अब हम लोग रिएक्शन पे आते हैं। किसी रिएक्शन की बात करें तो किसी भी रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए जो रिएक्टेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को आप लिमिटिंग रिएजेंट कहते हो। अभी ये चीजें धीरे धीरे करके आपको और भी अच्छे से क्लियर होगी। फिलहाल ये डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन है कि द रिएक्टेंट in any reaction that is responsible to stop the reaction
known as limiting reagent। ठीक है, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अब लिमिटिंग रिएजेंट के लिए एक चीज आप जान लीजिए, फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, क्या जो आपका रिक्वायर्ड अमाउंट होगा, रिक्वायर्ड अमाउंट हमेशा ज्यादा होगा अवेलेबल अमाउंट से। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अभी इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो एग्जाम्पल पहला लेते हैं, एग्जाम्पल 1। कंसीडर टू मोल, consider 2 mole of N2 react with 4 mole of H2 to form NH3। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, N2H2 से रिएक्ट करके NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो लिख लो, आपका N2H2 से रिएक्ट कर रहा है और NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है। इसको बैलेंस कर लो। ठीक, अब यहां पे आपको पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कोई एक रिएक्टेंट ही होगा। कहने का मतलब ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा रिएक्टेंट होगा, ये पता करने के लिए आपको सारे रिएक्टेंट के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट और अवेलेबल अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे देखिए कौन कौन से रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का कितना मोल है, 2 मोल। हाइड्रोजन का 4 मोल, यानी कि नाइट्रोजन का अवेलेबल अमाउंट 2 मोल है, हाइड्रोजन का अवेलेबल अमाउंट 4 मोल है। अब आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड अमाउंट पता करना होगा, और पता करने के बाद जो रिएक्टेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से जो रिएक्टेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो आइए पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है, देखिए 1 मोल N2, 1 मोल नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 3 मोल से कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। कंप्लीटली रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ H2। नाइट्रोजन का कितना मोल है, 2 मोल। तो 2 मोल N2 हाइड्रोजन के कितने मोल से कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 2 मोल, इसके 6 मोल से 6 मोल ऑफ H2। कहने का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के 2 मोल से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन का 6 मोल रिक्वायर्ड है। समझ में आ रही बात।
नाइट्रोजन के 2 मोल से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन का 6 मोल रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड मोल ऑफ H2 कितना है 6 और अवेलेबल मोल ऑफ H2 कितना है 4 मोल अवेलेबल H2 कितना है 4। स्पेलिंग देख लीजिएगा, कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। ये तो हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन हो गया। अब आप दोनों को कंपेयर कीजिए। देखिए हाइड्रोजन का जो रिक्वायर्ड मोल है, हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड मोल 6 है, हाइड्रोजन का अवेलेबल मोल 4 है। यानी कि हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड अमाउंट अवेलेबल अमाउंट से ज्यादा है, तो हाइड्रोजन यहां पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो आप लिख सकते हो मोल required for hydrogen is more than mole available for hydrogen। तो आपका हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन किया। ठीक ऐसे ही हम लोग नाइट्रोजन के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेशन करते हैं। फिलहाल वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं नाइट्रोजन का रिक्वायर्ड अमाउंट और अवेलेबल अमाउंट कंपेयर करूंगा। नाइट्रोजन के लिए देखते हैं ठीक उल्टा। देखिए क्या हो रहा है, 3 मोल ऑफ H2, हाइड्रोजन का 3 मोल नाइट्रोजन के 1 मोल से कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना मोल है 4 मोल। तो हाइड्रोजन के 4 मोल से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन का कितना मोल चाहिए 1/3 इंटू 4, इतना चाहिए ना, यही तो चाहिए। यानी कि 1.3 मोल ऑफ N2। हाइड्रोजन के 4 मोल से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन का 1.3 मोल रिक्वायर्ड है। यानी कि रिक्वायर्ड मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया, मोल ऑफ रिक्वायर्ड मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या हो गया 1.3। और अवेलेबल कितना है, मोल अवेलेबल ऑफ N2 कितना है, देखो 2 मोल है। तो यहां पे आप देखिए नाइट्रोजन का रिक्वायर्ड मोल अवेलेबल मोल से कम है, यानी कि आपका नाइट्रोजन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपका नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो मोल रिक्वायर्ड ऑफ नाइट्रोजन लेस देन है मोल अवेलेबल ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि आपका नाइट्रोजन इज नॉट लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरह से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन करते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं।
दूसरा आपका है कंसीडर 28 ग्राम ऑफ N2, कंसीडर 28 ग्राम of N2 react with 12 ग्राम H2। ठीक है, टू फॉर NH3। तो रिएक्शन क्या हो रहा है, आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। इस बार भी ठीक वैसे ही सारे एनालिसिस की जाएगी जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था। बस पिछले एग्जाम्पल में आपको नंबर ऑफ मोल के टर्म में एनालिसिस करना था, इस बार आपको मास के टर्म में एनालिसिस करना है। तो आइए मास के टर्म में एनालिसिस हम लोग करते हैं। देखिए यहां क्या दिख रहा है, 1 मोल N2, मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग देखिएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि 28 ग्राम N2, 28 ग्राम N2 नाइट्रोजन के 28 ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन का 6 ग्राम चाहिए, आपको 6 ग्राम H2 चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन के 28 ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 6 ग्राम चाहिए और नाइट्रोजन का कितना प्रेजेंट है, 28 ही तो प्रेजेंट है, यही तो प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड अमाउंट क्या हुआ, 6 ग्राम हुआ। अवेलेबल कितना है, 12 ग्राम है। तो आप लिख सकते हो कि मास रिक्वायर्ड ऑफ H2 कितना है, 6 ग्राम और मास अवेलेबल ऑफ H2 कितना है, 12 ग्राम। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड मास हाइड्रोजन के अवेलेबल मास से कम है, यानी कि आपका हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो मास रिक्वायर्ड ऑफ H2 लेस देन मास available of H2, hence H2 is not limiting reagent। अब H2 तो आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हुआ, तो आप सेम एनालिसिस नाइट्रोजन के लिए परफॉर्म करोगे। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसा मत कीजिएगा कि अगर 2 रिएक्टेंट हैं, आपने किसी एक के बारे में पता किया कि वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो आप ये मन में मत बैठा लीजिएगा कि दूसरा वाला लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है, और जब कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है, इसका मतलब गिवन रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, फिलहाल H2 के बारे में आपने देखा, अब नाइट्रोजन के बारे में हम लोग देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए। देखिए नाइट्रोजन के लिए आप यहां देखो क्या दिख रहा है आपको कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आपको 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन का कितना ग्राम है आपके पास, 12 ग्राम। यानी कि 12 ग्राम हाइड्रोजन से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आपको
28/6 इंटू 12 यानी कि 56 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन के 12 ग्राम से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन का 56 ग्राम रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड अमाउंट या रिक्वायर्ड मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 56 ग्राम। और अवेलेबल कितना है? 28 ग्राम। यानी कि मास अवेलेबल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू 28 ग्राम। आप दोनों को कंपेयर कीजिए तो आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन का रिक्वायर्ड मास ज्यादा है नाइट्रोजन के अवेलेबल मास से। यानी कि आपका नाइट्रोजन एक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया यहाँ पे। तो देख लो आप कि मास रिक्वायर्ड ऑफ नाइट्रोजन ये ज्यादा है मास अवेलेबल ऑफ नाइट्रोजन से। यानी कि इस बार आपका नाइट्रोजन एक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम कुछ और चीजें देखते हैं। कुछ नोट पॉइंट मैं बता रहा हूं, उसको आप ध्यान में रखना। नोट क्या है? नोट में छोटा सा पॉइंट है। पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखना है, जो रिएक्टेंट इसको सेटिस्फाई कर गया वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दूसरी बात, जो रिएक्टेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। एजेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस रिएक्शन में आप टोटल एनालिसिस लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग करोगे। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका कोई रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट है, ऐसे रिएक्शन में किसी प्रोडक्ट का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए आप पूरा कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही करोगे। तो लिख लो इसको। इफ देयर इज एनी लिमिटिंग रिएजेंट in any reaction, then all analysis are done according to limiting रिएजेंट। ये पहला पॉइंट। सेकंड, अगर कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट के लिए आपने ये कंडीशन चेक किया और कोई भी रिएक्टेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे रिएक्शन में आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। और ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा वो रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन कहा जाएगा मतलब ये हुआ कि ऐसे रिएक्शन के अंत में
कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। लिखो, इफ देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट in any reaction, then such reaction is known as complete reaction। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट होंगे तो उसको मैं क्वेश्चन के साथ में आपको बताता जाऊंगा। फिलहाल वीडियो पॉज करके इन दोनों को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, 3 ग्राम ऑफ कार्बन react with 16 ग्राम of oxygen to form CO2। फाइंड। क्या पता करना है आपको? पहला, लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म्ड, और तीसरा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट which is left at the end of reaction। चलिए, आप चाहो तो वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, इसके बाद अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। क्या कहा गया है कि 3 ग्राम कार्बन का 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के CO2 का फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखिए, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कीजिए, ये बैलेंस है। अब सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के लिए, यानी कि जितने रिएक्टेंट हैं उनका रिक्वायर्ड अमाउंट और अवेलेबल अमाउंट को हम लोग कंपेयर करेंगे। आइए करते हैं। पहले ऑक्सीजन के लिए देखेंगे। तो देखो, 1 मोल कार्बन से कंप्लीटली, चूंकि मास के फॉर्म में दिया है, मास के फॉर्म में लिखिए, तो 12 ग्राम कार्बन से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आपको 32 ग्राम O2 चाहिए। तो आपके पास 3 ग्राम कार्बन है, तो 3 ग्राम कार्बन से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आपको 32/12 गुणे 3 यानी कि 8 ग्राम O2 चाहिए।
कहने का मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2 कितना है, 8 ग्राम। तो मास रिक्वायर्ड ऑफ O2 कितना है, 8 ग्राम। और मास अवेलेबल ऑफ O2 कितना है, 16 ग्राम। मास अवेलेबल ऑफ O2 कितना है, 16 ग्राम। आप दोनों को कंपेयर कीजिए तो आप क्या पा रहे हो कि O2 का रिक्वायर्ड मास O2 के अवेलेबल मास से कम है, यानी कि O2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपका O2 लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हुआ। लिख लो, मास रिक्वायर्ड ऑफ O2 लेस देन मास अवेलेबल ऑफ O2, यानी कि O2 इज नॉट लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आते हैं अगले चेक करते हैं हम लोग कार्बन के लिए, या कार्बन के इस साइड में मैं लिख दे रहा हूं, ये पूरा एनालिसिस मैं इधर कर रहा हूं। ठीक है, कार्बन के लिए मैं देखता हूं, तो यहां देखिए 32 ग्राम ऑक्सीजन 12 ग्राम कार्बन से कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तो 32 ग्राम O2 कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है 12 ग्राम कार्बन से। आपके पास 16 ग्राम O2 है, यानी कि 16 ग्राम O2 कंप्लीटली रिएक्ट करेगा 12/32 गुणे 16, यानी कि 6 ग्राम कार्बन से। तो यहां पे रिक्वायर्ड मास ऑफ कार्बन क्या हुआ, 6 ग्राम। और अवेलेबल मास ऑफ कार्बन कितना है, 3 ग्राम। मास अवेलेबल ऑफ कार्बन है 3 ग्राम। आप कंपेयर करो तो आप पा रहे हो कि कार्बन का रिक्वायर्ड मास अवेलेबल मास से ज्यादा है, यानी कि आपका कार्बन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आपका कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। कार्बन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो आप, फिर इसके बाद हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए अभी तक हमने क्या पता किया, हमने यही देखा कि आपका कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है, आपका कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, मतलब कार्बन का जितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट आपका खत्म हो जा रहा है। यही तो है ना, कितना अमाउंट है कार्बन का, 3 ग्राम है। 3 ग्राम कार्बन का जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपका रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि चूंकि कार्बन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए इस रिएक्शन में जितने भी एनालिसिस करने होंगे हम लोग इस लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि कार्बन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, आप इसको भी हटा दो यहां से। तो देखिए सेकंड पार्ट, आपको इस बार CO2 का कितना अमाउंट फॉर्म हो रहा है वो पता करना है, और CO2 का कितना अमाउंट बनेगा ये कार्बन से ही हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि कार्बन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। कहने का मतलब जिस मोमेंट पर
इसमें और इसमें रिएक्शन हो रहा है और CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे ही कार्बन आपका खत्म हुआ, ठीक उस मोमेंट पर आपका रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा और उस मोमेंट पर जितना CO2 बना था वही रह जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कितना CO2 का फॉर्मेशन होगा ये कार्बन से ही डिसाइड किया जाएगा। किसी भी रिएक्शन में किसी प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा ये हम रिएक्शन के लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन है, यानी कि कार्बन से ही हम लोग डिसाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 12 ग्राम कार्बन से कितना बन रहा है, देखो आपका 44 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसके 12 ग्राम कार्बन से इसका 44 ग्राम CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, फिर से मैं लिख दे रहा हूं कैसे आया है। ऐसे लिख दो, देखो यहां दिख रहा है कार्बन के 1 मोल से CO2 का 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल कार्बन से 1 मोल CO2 बन रहा है। यानी कि ये क्या हुआ, मोलर मास ऑफ कार्बन हुआ। मोलर मास ऑफ कार्बन क्या होगा, 12 ग्राम होगा। यानी कि 12 ग्राम कार्बन से कितना बन रहा है, 1 मोल ऑफ CO2, यानी कि मोलर मास ऑफ CO2। और मोलर मास ऑफ CO2 कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, यानी कि 44। कितना आ जाएगा, 44 ग्राम CO2। तो आपके पास कार्बन कितना है, 3 ग्राम, तो 3 ग्राम से कितना बन जाएगा, 44 अपॉन 12 गुणे 3, यानी कि आपका आ जाएगा 11 ग्राम CO2। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। किसी भी रिएक्शन में अगर आपको प्रोडक्ट का अमाउंट पता करना है तो सबसे पहले देखोगे कि क्या उसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर उसमें लिमिटिंग रिएजेंट है तो पूरा एनालिसिस आप लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करोगे। जैसे यहाँ पे आपका कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट था, तो कार्बन के अकॉर्डिंग ही हमने CO2 का फॉर्म्ड अमाउंट पता किया। और CO2 का फॉर्म्ड अमाउंट पता करने के लिए हमने ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं किया, कार्बन को ही कंसीडर किया। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस पे आएंगे तीसरे पार्ट में। देखिए तीसरा पॉइंट, आपको पता करना है कि वो रिएक्टेंट, रिएक्शन खत्म होने पर जो रिएक्टेंट बच जा रहा है उसका बचा हुआ अमाउंट आपको पता करना है। तो देखिए किसी भी रिएक्शन में अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, वो रिएजेंट, वो रिएक्टेंट जो पहले ही खत्म हो जाता है, जो रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हो। कहने का मतलब किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट के अलावा बाकी जितने रिएक्टेंट होंगे वो सभी के सभी उनका कुछ ना कुछ अमाउंट बचा रहेगा। तो यहाँ पे देखो आपका कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ अमाउंट बचा रह जाएगा। ऑक्सीजन का कितना अमाउंट बचा रह जाएगा ये कैसे पता करेंगे, तो आपको ये देखना होगा कि कार्बन का जो अमाउंट प्रेजेंट है उस प्रेजेंट अमाउंट से कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का कितना अमाउंट चाहिए, आप निकाल लो। जैसे यहाँ पे कार्बन का 3 ग्राम आपके पास है, 3 ग्राम आपके पास है, तो कार्बन के 3 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का कितना अमाउंट चाहिए।
जो अमाउंट ऑक्सीजन का चाहिए वो खत्म हो जाएगा और बाकी अमाउंट बचा रह जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कार्बन के 3 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन का कितना अमाउंट चाहिए। तो यहां से आप देखो पहले कि 12 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करने के लिए 32 ग्राम O2 चाहिए। तो 3 ग्राम से निकालना है, तो 3 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करने के लिए आपको 8 ग्राम O2 चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का 8 ग्राम कार्बन के 3 ग्राम से रिएक्ट होके खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना इसका? बचेगा कितना? जो प्रेजेंट था माइनस जो खत्म हो गया। प्रेजेंट कितना है इसका? 16 ग्राम। खत्म कितना हुआ? 8 ग्राम। बचा कितना? 16 माइनस 8। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 16 माइनस 8 इक्वल्स टू 8 ग्राम। यही आपका आंसर हो गया। वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला लेक्चर जो होगा लिमिटिंग रिएजेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। उस लेक्चर को आप कतई मिस मत कीजिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने बस केवल लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को देखा है, ठीक है। तो अगला लेक्चर देखने के पहले आज वाला लेक्चर अच्छे से फिर से रिवाइज कीजिएगा, फिर अगले लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे आज, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।